ओके। तो तो हमने जो है वो हमारी छोटी सी ऑनलाइन पिकनिक शुरू की थी, है ना। कि घर बैठे हम पिकनिक पर, क्योंकि अभी जो है माहौल, उस माहौल में हम जा तो नहीं सकते बाहर, पर ये भी नहीं कि हम एंजॉय नहीं कर सकते। इसलिए हमने ऑनलाइन पिकनिक जो है वो हमारी स्टार्ट की थी। और उसमें हम पहुँचे थे कच्छ की ओर, है ना। क्योंकि गुजरात से बाहर तो अभी हम नहीं गए थे। तो पहले तो हमने आ, गुजरात ढूंढा था। हमारे भारत देश का जो नक्शा है उसमें हमारा गुजरात कहाँ है ये हमने देखा था। और ये आप लोगों ने ही मुझे बताया था, राइट, कि कहाँ है गुजरात, ये इतना सा भाग हमारा गुजरात का है। फिर हमने उसके बाद गुजरात का नक्शा देखा था। और आप लोगों ने ही अलग अलग जो हमारे अ, जिले हैं उसके बारे में बात की थी। आपने ही बताए थे और आपने ही ढूंढे भी थे कि सुरेंद्रनगर, भावनगर, अमरेली, जूनागढ़, राजकोट, अहमदाबाद, गांधीनगर और कच्छ। और इसमें आपने ये भी देखा था कि हमारे गुजरात का जो नक्शा है उसमें कच्छ जो है वो हमारा सबसे बड़ा जिला है, राइट। ये हमने देखा था। फिर उसके बाद हमने कच्छ का नक्शा देखा था। पहले पूरे भारत का देखा, उसमें हमने गुजरात ढूंढा, फिर गुजरात का देखा, उसमें कच्छ देखा। और अब सिर्फ कच्छ का। और कच्छ में कितने गांव, कितने शहर हैं, उन सब के नाम आपको दिखाई दे रहे होंगे, राइट। और कच्छ जो है वो हमारा रण है ना, रण विस्तार है। तो ये सारा हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है ये सब रण विस्तार है, राइट। तो ये हमने देखा था कच्छ के नक्शे में। फिर हमने बात की थी कि कच्छ जो रण विस्तार है तो कैसा दिखता है। तो कुछ इस प्रकार का दिखता है, मैंने आपको दिखाया था कि जो सामान्य आम रण रण की जो हमारे मस्तिष्क में मान्यता है कि भाई रण विस्तार है तो सूखा प्रदेश है, कंटीली वनस्पतियां हैं, और साथ ही क्या रेत होती है, और वो रेत भी थोड़ी पीली जैसी होती है ना। तो ये सारी बात हमने की थी। पर ये जो हमारा गुजरात के कच्छ का रण है वो थोड़ा अलग है। इसलिए इसे अनूठा रण कहा जाता है कि इसमें एक तो रेत आपको कहीं नजर नहीं आती और एकदम सफेद रण दिखता है। तो ये उसकी खासियत है कच्छ के रण की, राइट। ये हमने देखा था इसमें। फिर इस कृति का इतना अच्छा परिचय सरल शब्दों में करवाने वाले हमारे लेखक हरीश ढोलकिया जी का हमने परिचय प्राप्त किया था कि हरीश ढोलकिया जी का जन्म ही कच्छ में हुआ था। और उनके लेखन कार्य की बात करें तो उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के विंग्स ऑफ फायर का अनुवाद गुजराती में किया था और उस पुस्तक का नाम दिया था अगन पंख। वैसे ये गुजराती के ही लेखक है, पर हिंदी में भी ये अपना लेखन कार्य करते हैं और भाषांतर भी, अनुवाद का कार्य अच्छा है। फिर हम पहुंचे थे कच्छ की ओर। कि पहले तो हमने ये देखा था कि पूरे विशाल भारत में देखने लायक अनेक स्थल है और सबका अपना महत्व है, अपना सौंदर्य है। और इसमें भी गुजरात जो है वो सबसे अनोखा राज्य है। और गुजरात में भी सबसे विशिष्ट अगर जिला है तो वह है कच्छ, राइट। फिर ये सब मैंने आपको पॉइंट्स बनाकर लिखने के लिए कहा था। जो बॉयज नहीं थे वो भी सुन लें। आपको इन सारे ये हमारा पूरा लेसन जो है ना इसके पॉइंट्स बनाकर लिखने हैं। इसके बारे में हमने बात कर ली थी कि पॉइंट्स आपके कितने काम आएंगे, क्योंकि इस लेसन के क्वेश्चन तो मैं करवाऊंगी पर आंसर मैं नहीं करवाऊंगी। इसलिए आपको विकल्प, खाली जगह, छोटे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन, सब में ये पॉइंट्स जो हैं वो काम आएंगे, राइट। इसलिए आपको इसके पॉइंट्स लिखने थे।
तो पहला पॉइंट हमने यहाँ से ही लिखा था कि अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण कच्छ को म्यूजियम भी कहा जाता है। हम ऐसा प्रश्न कभी कभी पूछते हैं कि उसे कच्छ को दूसरा दूसरे कौन से नाम से जाना जाता है, तो म्यूजियम या क्या कहते हैं, म्यूजियम या बताइए बॉयज जो थे वो बताइए। संग्रहालय, क्या कहते हैं, संग्रहालय। तो और ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि कच्छ को म्यूजियम क्यों कहा गया है, तो अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण उसे म्यूजियम कहा गया है। इसीलिए मैंने कहा आप पॉइंट्स बनाते जाइए, तो सवाल किसी भी तरह पूछे आपके पास पॉइंट्स होंगे तो आंसर मिलेंगे आपको। ठीक है, तो पहला पॉइंट था कि दर्शनीय स्थानों और वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम कहते हैं। फिर हमारा दूसरा पॉइंट था कि कच्छ में प्रवेश करते ही रेगिस्तान के दो भाग दिखाई देते हैं, एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। तो इस प्रकार दो रेगिस्तान के भाग हमें दिखाई देते हैं। ये भी आपका पॉइंट था कि प्रवेश करते ही रेगिस्तान के दो भाग, फिर डैश, छोटा रेगिस्तान और बड़ा रेगिस्तान। क्लियर, ये दो पॉइंट हमने कर लिए थे, पर इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण हमें दिखा नहीं देता है। और फिर हम कच्छ की सैर की ओर निकले थे, और कच्छ की यात्रा जो है वो साम खियाली से। हमारा तीसरा पॉइंट यह था कि साम खियाली डैश कच्छ का प्रवेश द्वार, या तो पहले ये लिखिए कच्छ का प्रवेश द्वार डैश साम खियाली। ओके, फिर उसके बाद का पॉइंट था धोलावीरा डैश मोहेंजोदड़ो। फिर उसमें और भी पॉइंट लिखने थे कि मोहेंजोदड़ो 5000 वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति, और प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन। इस प्रकार मोहेंजोदड़ो के बारे में लिखना था, ताकि मोहेंजोदड़ो के बारे में एलक्यू भी पूछा जाए तो भी आप लिख पाओ। ठीक है, चलिए, तो इतने पॉइंट्स आपने लिखे होंगे, मैं ऐसा समझती हूँ। फिर उसके बाद हम भचाऊ पहुंचे थे, साम की आली से पश्चिम की ओर हम भचाऊ पहुंचे थे। तो आपका उसके बाद का पॉइंट था भचाऊ डैश बड़ा गांव जैसे नगर, अल्प विराम नहीं, सिर्फ भचाऊ में इतना ही लिखना था, राइट। भचाऊ एक ऐसा बड़ा गांव है जो नगर जैसा बड़ा दिखता है। फिर उसके बाद का पॉइंट हमने लिखा था गांधी धाम डैश औद्योगिक कारखाने अल्प विराम पाकिस्तान से आई हुई सिंधी प्रजा स्थायी हुई है। यहाँ तक हमने लिख लिया था, राइट। गांधीधाम तो हमने देखा था, मैंने ये भी बताया था आपको कि गांधीनगर और गांधीधाम दोनों अलग अलग जगह हैं। गांधीनगर अहमदाबाद के पास है, वो है हमारे गुजरात का पाटनगर, और गांधीधाम जो है वो कच्छ में है। तो गांधीनगर आप लिखेंगे तो आपका गलत होगा, इसलिए आपको इस लेसन में गांधीधाम शब्द ही लिखना पड़ेगा। तो गांधीधाम जो है वो औद्योगिक कारखानों का शहर है, और यहाँ पाकिस्तान से आई हुई सिंधी प्रजा जो है वो स्थायी हुई है। और गांधीधाम के आसपास आदिपुर और गोपालपुरी है, जो भी उद्योगों के कारण विकसित हुए हैं, राइट। फिर आदिपुर में गांधी स्मृति और उसके पास कंडला बंदरगाह है, राइट। ये भी हमने देखा था। फिर हमने कंडला का पॉइंट देखा था, कंडला बंदरगाह वहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण, वहाँ की प्रजा के विकास के लिए महत्वपूर्ण, ये पॉइंट हमने लिखा था। और इसके बारे में भी हमने बहुत सारी बात जो है वो कर ली थी। याद है ना आप लोगों को? कब से मैं बोल रही हूँ, आपकी कोई आवाज ही नहीं है। हुसैन, हाँ। ओके, मोहम्मद रजा,
हाँ मिस। ओके चलिए। तो कंडला बंदरगाह हमने देखा था कि जैसे भावनगर में अलंग है, वहाँ जिस प्रकार का कार्य होता है, तो उसी प्रकार ये कंडला बंदरगाह है जो अलंग से तो 3 4 5 गुना बड़ा है। तो उसके बारे में हमने बहुत डीप में बात की थी। फिर वहां से हम दक्षिण की ओर भद्रेश्वर पहुंचे थे। ये हमारा लास्ट पॉइंट था, आई थिंक हमने लिखा था कि भद्रेश्वर कहाँ पहुंचे थे, मुझे बताइएगा बॉयस। हाँ, भद्रेश्वर। फिर डैश, फिर उसमें लिखा था हमने जैन यात्रा धाम 2500 वर्ष पुराना। 2500 वर्ष पुराना जैन यात्रा धाम। ओके, यहाँ तक हमने लिखा था। अब भद्रेश्वर की बात की थी हमने कि वो जैन यात्रा धाम है जो 2500 वर्ष पुराना है, यानी जैनों का जिनालय। गुजराती में हम तेरासर कहते हैं और हिंदी में उसे जिनालय कहते हैं। तो ये प्राचीन जिनालय है जो 2500 वर्ष पुराना है। और जो 2001 में, प्लीज किसने माइक अनम्यूट किया? म्यूट कर दीजिए प्लीज। बॉयस किसका माइक अनम्यूट है? मोहम्मद लाखानी। लाखानी मोहम्मद। किया म्यूट? अरे, अभी तक नहीं किया। लाखानी मोहम्मद, ये आप लोग क्या सिर्फ ज्वाइन होके फोन नहीं देखते हो कि आपका नाम बोला जाता है? नईम सर, लाखानी मोहम्मद, नईम सर, नईम सर, नईम सर। बॉयज, आप लोगों में से कोई नईम सर से कांटेक्ट कीजिए ना कि इनका माइक अनम्यूट है, म्यूट नहीं हो रहा है और आवाज नहीं आ रही क्लियर। सर को एक मैसेज कीजिए बेटा। कौन कर रहा है? अनस? अरे यार, लाखानी मोहम्मद। बॉयज, हाँ मैम। कर रहे हो ना आप में से कोई? कौन कर रहा है सर का कांटेक्ट? मैं कर रहा हूँ। ओके, अनस कीजिए फटाफट, उन्हें बताइए। ओके, म्यूट हो तो बताइए मुझे उनका माइक, क्योंकि ये मेरी ही आवाज वापस आ रही है। ओके, तो हमने भद्रेश्वर देखा था कि जो 2500 वर्ष पुराना जिनालय है। मोहनजोदड़ो है वो 5000 वर्ष पुरानी है। और जो भद्रेश्वर है 2500 वर्ष पुराना जिनालय है। जो 2001 में भूकंप आया था कच्छ में, उसमें कच्छ पूरी तरह, वैसे कहे तो पूरी तरह नेस्तो नाबूद हो गया था। पर उसमें ये भद्रेश्वर जो है उसे भी थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा था। फिर इसका पुनर्निर्माण किया गया और इसे पहले से भी ज्यादा सुंदर और आधुनिक रूप इसे दिया गया। राइट? बहुत, ये लाखानी मोहम्मद कर क्या रहे हैं? मेरी तो समझ में नहीं आता। ये लाखानी मोहम्मद का एक प्रश्न नहीं है, कई बार आप लोगों में से भी यही होता है कि आप लोग अनम्यूट कर देते हो, फिर टीचर यहाँ से बोलते रहे तो आपका ध्यान ही नहीं होता। मतलब आप सिर्फ दिखाने के लिए ज्वाइन होते हो। म्यूट हुआ इनका? हाँ मिस म्यूट हो गया।
ओके, थैंक गॉड। चलो, अच्छा है, अब मेरी आवाज़ नहीं आ रही वापस। तो ये हमने भद्रेश्वर के बारे में देखा था। फिर उसके बाद हमने देखा मुंद्रा। तो मुंद्रा जो है वो उद्योगों के कारण विकसित हुआ है। समुद्र के किनारे बंदरगाह है और यहाँ प्राचीन इमारतें हैं। ये मुंद्रा हमने कर लिया था बॉयज, इसका पॉइंट लिख लिया था। नहीं भी बाकी से। ओके, चलिए तो लिखिए इसका पॉइंट पहले मुंद्रा। आगे के पॉइंट में लिखिए मुंद्रा डैश समुद्र तट, बंदरगाह, प्राचीन इमारतें, औद्योगिक कारखाने। इतना मुंद्रा के अंदर पोर्ट करके, तो ये उसी की है। उसे मुंद्रा पोर्ट के नाम से जाना समुद्र, बंदरगाह, प्राचीन इमारतें और औद्योगिक कारखाने। ओके, और मैंने कहा ये जो आपको फोटो दिखाई दे रही है वो मुंद्रा की ही है, उसे मुंद्रा पोर्ट के नाम से जाना जाता है। अगर आप कभी जाएंगे वहाँ कच्छ घूमने तो आपको मुंद्रा पोर्ट के नाम से वहाँ पूछना पड़ेगा, तो आप वहाँ पहुँचेंगे। ठीक है, तो ये है मुंद्रा। और यहाँ प्राचीन इमारतें यानी पुराने समय की जो इमारतें हैं वो आपको यहाँ ज्यादा देखने को मिलेगी। और इसी के समुद्र के किनारे यात्रा करते हुए हम तटीय यात्रा यानी जो उसका तट है उसके किनारे चलते चलते हम मांडवी भी पहुंच सकते हैं। और मांडवी जो है वो भी सुंदर बंदरगाह है और यह प्राचीन नगर है। इसके अलावा यहाँ राजा का महल है, पवन चक्किया है और समुद्र तट है। राइट, तो आपका उसके बाद का पॉइंट होगा मांडवी। मांडवी, उसमें लिखिए बंदरगाह, प्राचीन नगर, बंदरगाह, प्राचीन नगर, राजा का महल, पवन चक्कियाँ और समुद्र तट। इस राजा का महल पूछ्યું કીધું? पवन चक्किया, पवन चक्किया और समुद्र तट। तो ये जो है वो मांडवी में देखने लायक है। राइट, हम आपको शहरों के बारे में भी पूछते हैं इसमें कि कच्छ के शहरों के बारे में बताइए, तो उसमें आप गांधीधाम, उसके अलावा मांडवी, मुंद्रा, इन सब के बारे में लिख सकते हैं। देखिए बहुत ही लिखना है, इसीलिए मैं आपको पॉइंट्स लिखवा रही हूँ कि आपके पास सारी जानकारी डीप में है और शॉर्ट में है। शॉर्ट में है तो आप बड़ा कर सकते हैं, है ना। तो मांडवी जो है बड़ा प्राचीन नगर है। यहाँ राजा का महल, पवन चक्कियाँ और समुद्र तट देखने लायक है। ओके, और इसके अलावा यहाँ VRTI नामक संस्था जो है वो भी देखने लायक है इसके पास ही। इसके अलावा बेहतर जिनालय है और इसके पास ही बिदड़ा गांव है जो अंतरराष्ट्रीय अस्पताल वहां पर है। अब अंतरराष्ट्रीय अस्पताल यानी सारी सुविधाएं जो बड़े हॉस्पिटलों में होती है वैसी सुविधा हमें यहाँ इस बिदड़ा गांव में मिलती है। देखिए बिदड़ा गांव है फिर भी यहाँ इतना बड़ा अस्पताल है जहाँ आधुनिक तकनीकों से युक्त ये अस्पताल है और ऐसी सुविधाएं आपको यहाँ भी मिल जाती हैं जैसे बड़े शहरों में बड़ी हॉस्पिटल्स में मिलती हैं वैसी आधुनिक तकनीकों से सज्ज सुविधाएं आपको यहाँ मिलती है। और शायद बहुत बड़ा ये हॉस्पिटल है। तो आपका पॉइंट होगा
मांडवी में ही आपको VRTI ग्राम्य संस्था भी लिखना है। हाँ, जितने पॉइंट आपके बढ़ेंगे उसमें आपका LQ आसान होगा। मांडवी में ही लिखिए VRTI ग्राम्य संस्था, यहाँ लिखा ही आप देख सकते हैं, मेरा पॉइंटर है। ओके, फिर इसके बाद आपको लिखना है बिदड़ा। बिदड़ा में आप लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल। बिदड़ा, नया पॉइंट, बिदड़ा गांव अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल, उसमें एक ही चीज देखने लायक है। ओके, तो मांडवी से जब हम आगे चलते हैं तो डुमरा, कोठीरा, सुखरी और चखो जैसे गांव भी देखने लायक हैं। और यह गांव क्यों देखने लायक है? क्योंकि यहाँ जैनों का प्राधान्य आपको नजर आता है। यहाँ मतलब कि जैन लोग जो हैं वो आपको इन गांवों में ज्यादा दिखाई देंगे और इनके जिनालय आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और फिर हम पहुंचते हैं नलिया। जो नलिया है वहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है। अब वायुसेना का मुख्य अड्डा यानी क्या? वायुसेना का मुख्य अड्डा यानी क्या? वायुसेना मतलब क्या, ये बताइए पहले तो। वायुसेना क्या होती है बेटा? बॉयस, मैं आपसे पूछ रही हूँ, कुछ नहीं पता तो कम से कम ये तो बोलिए कि नहीं पता। नहीं पता। नहीं पता। देखो, नहीं पता बोलने को कहा तो फटफट बोल दिया सबने। अरे वायुसेना नहीं पता? हमारे कितनी सेनाओं के कितने प्रकार है, कौन कौन से सेनाओं से हमारे देश की रक्षा होती है, कौन कौन सी तरीके से? वो तो बताओ। एयरफोर्स। हाँ, एयरफोर्स मतलब वायु हवा सेना। वाला प्लेन। हवा में, हाँ हवा में, प्लेन्स के, हाँ, आकाशी मार्ग से, तो उसे वायुसेना बोलते हैं। उसे वायुसेना बोलते हैं, राइट। आपने जो कहा ना उसे एयरफोर्स, जो हवाई मार्ग हाँ। से देश की रक्षा करते हैं, तो उसे वायुसेना बोलते हैं। तो हमारे देश की वायुसेना जो है ना, उसका मुख्य केंद्र जो है ना, वो नलिया में है। तो आपका पॉइंट होगा नलिया वायुसेना का मुख्य अड्डा। नलिया डैश वायुसेना का मुख्य अड्डा। क्लियर? तो ये हो गया नलिया। अब सोचिए नलिया, कच्छ का नलिया। देखिए कच्छ की कितनी सारी विशेषताएं हमने देखी कि अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल कच्छ में है, और वायुसेना पूरे देश का जो एयरफोर्स उसका मुख्य मेन मथक जो है वो यहाँ नलिया में है। और आप देखेंगे ना तो नलिया में सबसे ज़्यादा गुजरात की ठंडी जो है वो नलिया में होती है। आप अभी पेपर पढ़ते हो ना अगर, तो आप देखना कि उसमें रोज अब ठंडी के अंक दिखाई देंगे कि कौन से शहर में कितना तापमान है। तो उसमें सबसे पहला नाम नलिया का होगा कि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। ओके, तो अब नलिया से हम आगे बढ़ेंगे तो हम नारायण सरोवर पहुँचेंगे। और नारायण सरोवर जो है ना, वो प्राचीन और पौराणिक, इसके साथ साथ धार्मिक महत्व भी रखता है। तो आपका पॉइंट होगा नारायण सरोवर डैश प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान। प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान। क्लियर? तो इस स्थान को यानी नारायण सरोवर का जो स्थान है, इसे रामायण के समय का माना जाता है। यानी रामायण को कितने हजारों साल बीत गए हैं, तो उस समय का, तब से ये नारायण सरोवर है और अभी भी है, ऐसा वहाँ के लिए माना जाता है। अब नारायण सरोवर से हम आगे बढ़ेंगे तो हम कोटेश्वर पहुँचेंगे। और कोटेश्वर
से आगे लखपत पहुंचते हैं। तो लखपत जो है वह अति प्राचीन स्थल है। नारायण सरोवर से आगे कोटेश्वर मंदिर है। बराबर, नारायण सरोवर से आगे कोटेश्वर का मंदिर है। और कोटेश्वर की ऐसी मान्यता है कि रावण जो है वो वहां से गुजरा था। फिर वहां से हम आगे लखपत पहुंचते हैं। तो लखपत जो है उस वहां पर गुरु नानक का गुरुद्वारा है। आपका पॉइंट होगा लखपत गुरु नानक का गुरुद्वारा। जब आपको धार्मिक स्थलों के बारे में लिखने के लिए प्रश्न होगा ना, तब इसमें ये सब आपके काम आएगा। आप पॉइंट्स जी लिख सर। लीजिए अभी, फिर मैं आपको डिवाइड करवा दूंगी, ठीक है। बेटा, लखपत डैश गुरु नानक का गुरुद्वारा। ओके, इतना। फिर ये जो है वो समृद्ध था, एक समय का समृद्ध शहर था, पर आज बहुत जीर्ण अवस्था में, यानी ये जो है गुरु नानक का गुरुद्वारा वो आज थोड़ा बहुत बहुत पुराना हो गया है, इसलिए थोड़ा बहुत पुराना सा दिखता है, पर आज भी उसकी मान्यता वैसी ही है। वहाँ हजारों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। उसके साथ ही वहाँ एक किला भी है। और इसलिए आप लखपत में क्या लिखेंगे? गुरु नानक का गुरुद्वारा और किला। क्या लिखेंगे? किला। फिर उसके बाद पानद्रो। पानद्रो जो है ना वो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है और साथ ही विद्युत निर्माण का भी केंद्र है। तो आपका उसके बाद का पॉइंट होगा पानद्रो। उसमें लिखेंगे खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध और अल्प विराम करके विद्युत निर्माण का केंद्र। देखिए आपको फोटो में दिखाई देता है ये खनिज जो है, खनिज संपत्ति कैसे ढूंढी जाती है। हम्म, जमीन में खुदाई का काम करके जहाँ खनिज मिलने की संभावना होती है, पहले देखा जाता है कि यहाँ खनिज है, तो उसी जगह खुदाई कर करके खनिज को निकाला जाता है। और इसके साथ ही यहाँ से विद्युत निर्माण भी होता है पानद्रो से। ओके। अब लखपत से हम आगे मध्य कच्छ की ओर बढ़ते हैं तो हम हाजी पीर की दरगाह पहुंचते हैं, जो मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ क्या है? तो यहाँ पीर का मजार है। तो आपको लिखना होगा हाजी पीर, हाजी पीर डैश मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र और पीर का मजार। ओके, लिख लिया? हाँ। ओके। और यहीं से आपको रेगिस्तान की झांकी होती है। झांकी होती है यानी रेगिस्तान पूरा नहीं दिखाई देता, पर यहाँ से आपको दिखाई देता है कि यहाँ से बहुत दूर रेगिस्तान है। ऐसा आप हाजी पीर की दरगाह के पास से देख सकते हैं। झांकी मतलब इतना पास नहीं होता, पर आपको दिखता है कि वहां पर दूर रेगिस्तान जैसा कुछ है। वहां से भी रेगिस्तान काफी दूर है, पर आपको नजर जरूर आता है। और उसी रास्ते में आगे माता का मठ आता है, यानी आशापुरा माँ का वहाँ मंदिर है ये। तो यह भी एक धार्मिक स्थान है। जब मैं धार्मिक स्थानों के बारे में प्रश्न करूंगी तब ये सब काम आएगा, हाजी पीर, लखपत, क्योंकि वहाँ गुरुद्वारा है, माता का मठ, बहुत सारी चीजें, भद्रेश्वर। ये सब धार्मिक स्थानों में आपको काम आएगा। तो रास्ते में हमें माता का मठ दिखाई देता है। यहाँ नवरात्रि में लोग पद यात्रा करके आते हैं। कच्छ में माता के मठ पर लोग चल के जाते हैं, ऐसी मान्यता है। चल के जाना। हम्म, कहाँ कहाँ से चल के जाते हैं? यहाँ भावनगर से कुछ लोग चल के पहुंचते हैं और कहीं से ऐसे चलकर पहुंचते हैं। तो आप लिखेंगे नया पॉइंट, माता का मठ डैश नवरात्रि में पद यात्रा का महत्व।
ओके। अब जो है वो हम कच्छ के मुख्य केंद्र भुज वहां पहुंचते हैं और उसके वैभव का परिचय हमें होता है कि वहाँ क्या क्या देखने लायक है। तो आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि चीजें हमें भुज में देखने लायक हैं। चलिए लिखिए भुज। भुज डैश आईना महल, प्राग महल, आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि। विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी। ओके। जहाँ से सारी कॉलेजों का काम होता है उसे यूनिवर्सिटी कहते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो भुज में देखने लायक है। कच्छ का मुख्य केंद्र है भुज, राइट। और भुज से जब हम उत्तर दिशा की ओर जाते हैं तो खावड़ा, खावड़ा में खाला डूंगर है और इस पहाड़ पर चढ़कर, ये पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है ना, इस पर चढ़कर हम रेगिस्तान को देख सकते हैं। और सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा हर साल यहाँ रणोत्सव का आयोजन भी होता है। ऐसा प्रश्न हम पूछते हैं कभी कभी कि रणोत्सव का आयोजन कहाँ होता है। तो खावड़ा में काला डूंगर, कच्छ के खावड़ा में काला डूंगर नामक स्थान है, वहां पर रणोत्सव का आयोजन होता है। क्लियर। अब रणोत्सव के बारे में आपने सुना है ना, रणोत्सव क्या होता है। यहाँ देश विदेश से लोग जो हैं वो इस रणोत्सव को देखने आते हैं और इसमें आपको सफेद रेगिस्तान को देखने का अनोखा अनुभव होता है। देखिए ऐसा होता है। और रहने के लिए इस प्रकार के टेंट जो है ना, दिखाई दे रहा है ना, ऐसे टेंट वहां बनाए जाते हैं बहुत सारे लाइन में, ताकि आप वहां रुक सके। आप होटल का रूम बुक करें ना, वैसे आपको टेंट बुक करवाना पड़ता है। वहाँ टेंट जो होता है ना वो सारी सुविधाओं से सज्ज होता है। ऐसा नहीं कि टेंट है तो उसमें सुविधा नहीं होगी। आप होटल के रूम में जैसी सुविधाएं प्राप्त करते हैं ना, वैसी सुविधाएं आपको इस टेंट में मिलेंगी। यानी सभी कुछ होता है, बेसिंग होता है, सोने के लिए बेड होता है और सारी नहाने के लिए भी बाथरूम होता है। सब जो सुविधा है वो इस टेंट में की जाती है। तो अगर आपको ये रणोत्सव को देखना है, इसे एंजॉय करना है, तो आपको एक बार तो जरूर जाना चाहिए यहाँ कच्छ में। और ये टेंट आप बुक करवा सकते हैं। देखिए ये सारी जगह आपको दिखाई दे रहा है ना, ऐसा होता है पूरा आयोजन। और पूरा दिन रंग बिरंगे कार्यक्रम, फिर इसके अलावा आपको वहाँ की संस्कृति जो है, वहाँ के नृत्य जो हैं, वहाँ की चीजें जो हैं वो सब देखने को मिलती है। पूरा दिन आयोजन होता है। वहाँ कच्छ का खाना कैसा होता है, क्या खासियत होती है, कैसे कैसे प्रकार के खाने होते हैं, वो सब आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। और लास्ट हम पहुँचते हैं भुज से अंजार। अंजार जो है वहाँ सृजन संस्था है जो वहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय होती है। यानी हाथ बनावट की जो चीजें हैं ना, यानी कच्छ में जो हाथ बनावट से जो चीजें बनाई जाती है ना, ये सारी, तो ये वहाँ आपको सृजन संस्था में दिखाई देती है। और साथ ही वहाँ जैसल तोरल का स्मृति मंदिर है, जो भी एक ऐतिहासिक स्थान है। जैसल तोरल के बारे में सुना होगा आपने, तो उसका समाधि मंदिर भी आपको कच्छ में ही देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये जैसल तोरल, ये ऐतिहासिक, जो ऐतिहासिकता का प्रश्न होगा ना उसमें ये आएगा। तो जैसल तोरल की समाधि जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलती है। और यहीं से, यानी
कहाँ पहुंचे हम? अंजार। तो अंजार से आप आदिपुर और गांधीधाम भी जा सकते हैं। ओके। और सूरजबारी नामक स्थान जो है, यहाँ से हमारी कच्छ यात्रा जो है वो पूर्ण होती है, यानी सूरजबारी नामक स्थान से कच्छ पूर्ण होता है। राइट। और ऐसा कहा जाता है कि अगर कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। अगर आपने जीवन में एक बार कच्छ नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। और गुजरात का गौरव माना जाता है यह कच्छ, और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र रहा है। पर मेरे ख्याल से आप अभी का जो समय है ना, ये अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का, उस समय अगर आप कच्छ में घूमने जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी ज्यादा ना ठंड होती है ना ज्यादा गर्म। बाकी तो गर्मियों में वहाँ बहुत गर्मी भी पड़ती है और ठंडियों में बहुत ठंडी भी पड़ती है। पर ये जो समय है ना, अक्टूबर नवंबर का या दिसंबर का, इसमें माहौल बहुत, वातावरण जो है बहुत अच्छा होता है। ज्यादा ठंड भी नहीं होती, ज्यादा गर्मी भी नहीं होती, तो आप अच्छे से इसे एंजॉय कर पाते हैं और साथ ही रणोत्सव का आनंद भी ले सकते हैं। राइट। तो इस प्रकार जो है, यहाँ हमारा लेसन जो है ये कंप्लीट हुआ। राइट। ओके। तो अब हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे। 5 मिनट हमने ज़्यादा ले लिए हैं, आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा, इसलिए आज ज़्यादा बात नहीं करते। पर आप लोग प्लीज़ इसके पॉइंट्स जो हैं वो लिख लीजिएगा। पॉइंट्स होंगे तो ही आप लोग जो हैं इसके क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे। ठीक है। कौन सा लेक्चर है आपका अभी? साइंस। साइंस। ओके, ठीक है। तो सर का लेसन कंटिन्यू होगा। पहले मैं ये लास्ट में जो रोल नंबर आए वो लिख लेती हूँ। और बॉयज प्लीज आप जल्दी ज्वाइन हुआ कीजिए। ये लास्ट टाइम मैं आज आपके होम लिख रही हूँ, बाकी आगे से जो डेट से ज्वाइन होंगे उनके रोल नंबर काउंट नहीं होंगे।